हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में ज़रूर अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे, ठीक है ना? क्योंकि बढ़ती का नाम ही ज़िंदगी है और आप जब आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है ना? आइए याद रखते हैं, हमेशा मेरा मोटो याद रखेंगे, प्रेम प्रधान है, इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। लव इज़ प्रीडोमिनेंट, कुछ भी करें उसमें प्रेम प्रधान होना चाहिए आपका, ठीक है? आई वेलकम यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ टॉप टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। इंडियन अमेरिकन अपॉइंटेड एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईबीआरडी, क्या है ये, किसको अपॉइंट किया गया, आगे कवर करेंगे। वेस्ट बंगाल रेड फ्लैग, क्यों कर दिया गया ऐसे रेड फ्लैग, किसके द्वारा किया गया, इंटर मिनिस्ट्रल मीट के द्वारा, ठीक है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, क्या है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है, आगे कवर करेंगे, ठीक है ना। स्पेशल कोरोना फी इम्पोज्ड ऑन लिकर बाय दिल्ली गवर्नमेंट, कितनी, कितना उससे बेनिफिट हुआ, कितना एक्साइज ड्यूटी लगाया, सारा कुछ आगे कवर करेंगे। कॉमनवेल्थ यूथ गेम पोस्टपोन टू 2023 एंड व्हाट इज अ कोरोना वायरस कॉपी मशीन, आगे कवर करेंगे। ईपीएफओ स्कीम ने कितना लॉन्च किया, 764 करोड़ रिलेटेड टू पेंशनर, उनको मतलब तकलीफ ना हो इसलिए इतना रुपए रिलीज कर दिया कि भाई जिसकी पेंशन है उसको पेंशन मिल जाए इतनी, ठीक है। फर्स्ट आर्कटिका एम सैटेलाइट टू बी लॉन्च बाय रशिया, क्या काम होगा इसका, नाम से समझ में आ रहा होगा, बाकी आगे कवर करेंगे। और मे 5 वर्ल्ड अस्थमा डे, क्या है, क्यों है, किस लिए, किन किन संस्थानों ने योगदान किया है इसको रोकने के लिए, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़े से अपने एक्सपीरियंस की। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आपका क्या एक्सपीरियंस है जो आप यूट्यूब पे हमें पढ़ा रहे हैं। तो देखिए एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक, मास्टर ऑफ साइंस इन फूड टेक एंड 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन ऑफलाइन क्लासेस मीन्स आईएएस जोन। अब अगर बात करूँ, ये जो आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं ये अन अकेडमी की मेरी प्रोफाइल है। मैंने अन अकेडमी पर, मुझे अन अकेडमी का भी एक्सपीरियंस है। अगर मैं बात करूँ अपनी रेटिंग की तो एवरेज मेरी क्लास की रेटिंग गई 96%, ठीक है। और अगर मैं टॉप एजुकेटर्स की बात करूँ, अन अकेडमी पर हज़ारों एजुकेटर्स हैं तो वहाँ मेरी टॉप रैंक 62 पर भी गई है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सपीरियंस की बात। बाकी मेरे हिसाब से अच्छा टीचर वो है जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। मान लो मैं कहीं भी पढ़ा के आ जाऊँ, आपको एक्सप्लेन ही ना कर पाऊँ तो क्या मतलब है। टीचर वही है जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और मैं दावा करता हूँ मैं साथ ही साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और जो भी आपके डाउट होंगे उनको क्लियर करूँगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मेरा बेस्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, कुछ बेस्ट कमेंट्स की ओर। चेताक्षी दवे, यू ऑलवेज डूइंग वेल, आप हमेशा बहुत अच्छा करती हैं, 10 में से 10। आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन भेजे। जिनको जानना है कि चेताक्षी दवे जी ने कौन से क्वेश्चन भेजे हैं, क्या क्वेश्चन भेजे पिछली वीडियो के, तो वो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आके मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूपीएससी अड्डा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, यू कैन डू इट, वेरी गुड। आपने भी बेस्ट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, मैंने आपको कमेंट किया है, बहुत बढ़िया। और जिसको भी पिछली वीडियो के बेस्ट क्वेश्चन जानने हैं तो यू कैन डू इट का जो कमेंट है इसमें कमेंट में जाके रीड कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और हाँ, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दे जिससे आपको बेनिफिट रहेगा। आइए अब एक थॉट की तरफ बढ़ते हैं। अ गुड लाइफ इज व्हेन यू एज्यूम नथिंग, एज्यूम कुछ भी ना करो, अरे ऐसा होगा पता, ये होगा वो होगा, मैं लाल गाड़ी से जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर, नहीं। ये ठीक है आप एज्यूम करते रहेंगे बट एज्यूम करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। डू मोर, कोशिश करो, उसके लिए पढ़ाई करो। अगर आपको लगता है आपको लाल बत्ती नीली बत्ती मिलनी चाहिए तो आप उसके लिए पढ़ाई करो, ठीक है ना। नीडलेस, स्माइल ऑफन और स्माइल मोर, ड्रीम बिग, ठीक है ना। लाफ अ लॉट एंड रियलाइज हाउ ब्लेस्ड यू आर, हमेशा खुश रहें और हमेशा ये भी रियलाइज करें कि हाउ ब्लेस्ड यू आर। ये बात जो है ना, हाउ ब्लेस्ड यू आर, आगे एक करंट अफेयर में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि डेली ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, डेली अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो कि जितनी अच्छी जिंदगी दी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन अमेरिकन अपॉइंटेड एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू आईबीआरडी, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे लिए। और एक अच्छी अच्छी बात भी है कि एक इंडियन को इतनी बड़ी पोस्ट मिली, ठीक है ना। ये कोई आम आदमी नहीं है, इनके बारे में मैं आपको पूरा समझाता हूँ। 5 अप्रैल 2020 द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड नॉमिनेटेड इंडियन अमेरिकन अशोक माइकल पिंटो as the US representative of IBRD, International Bank of Reconstruction and Development. Please note the Mr. Pinto replaced Eric Bethel. Mr. Bethel resigned from the post. Pinto was serving a counselor under the Secretary of International Affairs in the Department of Treasury of the US. ध्यान देना है, थोड़ा सा नोट करना है, जिक्र हुआ तो जिक्र जरूर होगा।
It is to be noted that the Mr. Pinto was a special assistant to प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। जरूरी बात, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप जैसा कि जानते करंट अफेयर इतना था, अब आगे आपका जीके पोर्शन शुरू होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आप प्री में तो अच्छा परफॉर्म करें, साथ में मेंस में जब बात आती है कि आपके माइंड में डेटा क्या है ना, आंसर राइटिंग के लिए क्या डेटा है, तो वो आपके माइंड में ऑलरेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना, नोट करना था। IBRD इज एन इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1944। द हेडक्वार्टर ऑफ द बैंक लोकेटेड इन वाशिंगटन DC, ठीक है। द बैंक ऑफर लोन टू द मिडिल इनकम कंट्रीज, है ना, ठीक है, मिडिल डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, लाइक इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इट इज वन ऑफ द 5 member institution that compose the World Bank। ये जरूरी बात थी। The IBRD, its lending arms and a international development association collectively known as World Bank, ठीक है। 5 मेजर इंस्टीट्यूट के बारे में जान लेते हैं क्या है। यहाँ मैंने छोटी छोटी पिक्स लगा रखी हैं, बाकी मैं आपको नाम बता देता हूँ क्या क्या है। 5 मेजर मेंबर इंस्टीट्यूशन दैट मेकअप वर्ल्ड बैंक, ध्यान देना, इंक्लूडिंग IBRD, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये कुछ मिलकर ये 5 मेंबर हैं तकरीबन जो वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं। वर्ल्ड बैंक बना मतलब मेजर मेंबर है ये, ठीक है। आइए आगे ध्यान दे देते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, व्हाट इज इट, क्या है ये, क्यों है, देखते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज ए मेंबर इन 1960 एज ए मेंबर। 1960 में एज ए मेंबर इसको बनाया गया, ठीक है ना। IDA को एज ए मेंबर बनाया गया कब, 1960 में, ध्यान देना। जनरली द IBRD एंड IDA इज कलेक्टिवली कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। जनरली अगर बात करें तो IBRD और IDA, ठीक है ना, IBRD IDA को, ठीक है ना, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, मतलब इन दोनों को जनरली वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इसमें ये बोला गया दिस इज बिकॉज द अदर एसोसिएशन इंस्टीट्यूट हैव रिलेटिवली लेसर इंपॉर्टेंस। और अगर बात करी जाए तो, अगर इंपॉर्टेंस की बात करी जाए तो ये जो बचे हुए इंस्टीट्यूट हैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, और ज़्यादातर अगर बात होती है वर्ल्ड बैंक की पैसे देने लेने की तो ये दोनों सबसे ज़्यादा सामने आते हैं, इसलिए कलेक्टिवली कॉल्ड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। समझ में आ गया ना। IBRD जनरली अगर बात करें, ठीक है। आगे बढ़ते, वेस्ट बंगाल रेड फ्लैग्ड बाय द इंटर मिनिस्ट्रियल टीम। क्या हुआ ऐसा वेस्ट बंगाल को रेड फ्लैग दे दिएगा, क्यों, कारण है उसके पीछे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सेट अप 10 इंटर मिनिस्ट्रियल मीट टू विजिट डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट्स सच एज महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। टीम दैट विजिट अ वेस्ट बंगाल हैज़ नाउ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। और जितने जो टीम बनी उन्होंने इन जगह जहाँ जहाँ विजिट किया उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट की। तो रिपोर्ट किस माध्य पे थी वो सारी चीज़ें देखेंगे, और क्यों उसको बनाया गया वो देखेंगे, नोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द स्टेट हैड द हाइएस्ट मॉर्टेलिटी रेट, मरने वाले लोग की संख्या कितनी, 12%, 12.8% एमंग कोविड-19 पेशेंट की। जैसे मान लीजिए कोविड-19 पेशेंट जैसे कि 100 है तो उनमें तकरीबन 13 पेशेंट की अगर बात करें तो उनकी मौत हो रही है, हाई मॉर्टेलिटी रेट है। द रिपोर्ट सेड द वेस्ट बंगाल चेंज इट्स प्रोटोकॉल सिंस अप्रैल 30 से उन्होंने प्रोटोकॉल को चेंज किया जिसमें दिक्कत आ रही। दैट रिफ्लेक्ट डेथ सर्टिफिकेट एंड डेली स्टैटिक्स, है ना। अब क्या है कि डेथ सर्टिफिकेट में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और क्योंकि डेली स्टैटिक्स नहीं बता रहे हैं कितनी मौत हो रही, इतने पेशेंट आ रहे, इतना ये हो रहा है, इतना सारी चीज़ छुपा रहे हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अनाउंस दैट द डेथ ऑफ कोविड पेशेंट शैल बी इंडिकेटेड डेली स्टैटिक्स, मतलब बतानी चाहिए उनको डेली की कितना क्या हुआ कितना क्या नहीं हुआ। एक कमेटी ऑफ डॉक्टर हैव to be constituted to issue death certificate, examine random sample. However, state failed to comply with these rule। मतलब कहने की बात क्या है, ठीक है, कहने की बात ये है कि अब वहाँ से अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, प्रॉपर डेटा नहीं आ रहा है, तो जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो क्या करेगी, तो वो उसको मतलब समझ गए कि एक डेटा ही नहीं बना पाएगी। अब मान लो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सारे लोग जब डेटा भेजेंगे तभी तो वो एक पूरा डेटा बनाएगा। वेस्ट बंगाल है डेटा ही नहीं भेज रहा है कि कितने लोग की डेथ हुई, कितने लोग क्या हुआ क्या नहीं, तो इस तरीके से उनको दिक्कत हो रही है, इसलिए इसको रेड फ्लैग दिया गया, ठीक है। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ इंडिया, डेथ सर्टिफिकेट इन इंडिया इज अ डॉक्यूमेंट। आपको भी पता होगा इसके बारे में, मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं उसको इशू करते हैं प्रैक्टिशनर्स,
दैट डिक्लेयर दैट डिक्लेयर डेट, लोकेशन, कॉज ऑफ परसेंटेज। जैसे आपने सुना होगा ना कि क्या कहते हैं, जब उसे बोलते हैं पोस्टमार्टम के बाद वो बताते हैं कि इसकी क्या कारण था, है ना, क्या डेट थी, कहाँ पर इनकी मौत हुई, तो इस तरीके से उनके द्वारा डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। आइए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा रूल रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। द बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट आर इशूड इन इंडिया अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। नई चीज पता चली होगी। अंडर द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, ही इशू अ डायरेक्शन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब कि क्या बर्थ क्या डेथ किसकी क्या हुई, कहाँ पर हुई क्या नहीं, पूरी जगह बतानी है। उसमें एक सर्टिफिकेट बनता है, आपके पास भी होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट की कहाँ पर आपकी बर्थ हुई, ठीक है, क्या लोकेशन थी, क्या टाइम था, सब कुछ उसमें मेंशन रहता है। व्हाट इज अ इशू दो द स्टेट गवर्नमेंट हैड राइट। अब इसके पीछे क्या इशू है? दैट सर्टिफिकेट एंड सेंटर हैज पोज्ड द ऑर्डर टू रिपोर्ट सच इशुएंस टू इट। द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल फेल टू डू अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। अब जो गवर्नमेंट ने बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि भाई आप हमें सारी रिपोर्ट दो, कितना दैट सर्टिफिकेट आप बना रहे हो, कितने लोग मतलब कोविड-19 से ग्रस्त हैं, तो वो पूरा मतलब जो एक पूरा रिपोर्ट देनी चाहिए वेस्ट बंगाल को, उसमें वेस्ट बंगाल फेल है, ठीक है। द कोविड-19 हैज़ नाउ बीन अ नोटिफाइड डिजास्टर की तरीके से है ये, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट द स्टेट विल सर्टेनली हैव टू फॉलो ऑर्डर ऑफ द सेंटर। कहने की बात क्या है, इस एक्ट के तहत जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको सेंटर ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए उसको फॉलो करना, दो दे हैव ओन पावर, ठीक है। द रिपोर्ट ऑल्सो सेड दैट स्टेट हैड हाई मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू वीक ट्रैकिंग एंड सर्विलांस एंड लो टेस्टिंग। अब क्यों है वहाँ पर, अगर मोर्टेलिटी रेट की बात करें, क्यों? क्योंकि ट्रैकिंग ही नहीं हो पा रही कि किसको कोविड-19 है, तभी तो बचाया जा सकता है। सर्विलांस नहीं हो पा रहा है, किस एरिया में कितना ज़्यादा है, किस एरिया में सील करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। लो टेस्टिंग नहीं लो हो रही, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें आपस में कनेक्ट है। ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी तो टेस्टिंग कहाँ से हो पाएगी, टेस्टिंग नहीं हो पाएगी तो सर्विलांस कैसे हो पाएगा, सर्विलांस नहीं हो पाएगा तो कैसे कहीं ना कहीं वो ट्रीट कैसे हो पाएगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020। अभी आपको मैं आगे पिक दिखाऊंगा, एक मतलब आंसू आ जाएंगे आपके। मैंने जब उस पिक को देखा मैं खुद सोचा कि चलिए आगे डिस्कस करूंगा। द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 was released by Global Network Against Food Crisis. The report says that around 135 million people are living under the food crisis. तकरीबन 135 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो फूड क्राइसिस के तहत अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं पता कि कल का खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, रात का खाना मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट द नंबर हैव इंक्रीज्ड, नंबर इंक्रीज कर रहे हैं दिन पर दिन। इन 2019 द नंबर ऑफ पीपल अंडर फूड क्राइसिस पर कितना था, 113 मिलियन। यमन, और इनमें से यमन वाज एट द टॉप, जहां पर कितना था 15.9 मिलियन पीपल अंडर द फूड क्राइसिस, और वो वहां की पॉपुलेशन का 53% हिस्सा था। सोचो आधी पॉपुलेशन जो है फूड क्राइसिस में जी रही है। टॉप 10 कंट्रीज that were under the food crisis contributed 65% of world population। मतलब कहने की बात क्या है कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 65% जो पॉपुलेशन है, आधे से भी ज़्यादा, वो भुखमरी के शिकार है, ठीक है ना। दीज कंट्री वर यमन, DR कॉन्गो, अफगानिस्तान, वेनेजुला, इथोपिया, साउथ साउथ सुडान, सीरिया, सुडान, नॉर्दर्न नाइजीरिया एंड हाइती, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं या ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं जो भुखमरी का शिकार है, ठीक है। और इनकी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की 65%, मतलब 50% से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो भूखे रहते हैं। अब जो मैं आपको पिक दिखाने जा रहा हूँ, आपके दिल को दहला देगी। आप जहाँ खड़े हैं ना, जहाँ भी बैठे हैं, वो ज़मीन हिल जाएगी। आप इस पिक को देखिए। लोग कहते हैं मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, इस पानी में ये टेस्ट है, इस पानी में ये टेस्ट नहीं है, अरे मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। अब आप इनका देखो, इन्हें ज़िंदगी से क्या शिकायत होगी। सोचो, पीने के लिए पानी भी नहीं अच्छा है, खाने की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, फिर भी वो ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमें यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखो, आपके पास बेहतर ज़िंदगी है औरों से, ठीक है ना। तो उसको यूज़ करो, है ना। डेली ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, अपने मम्मी पापा का शुक्रिया अदा करो जितनी अच्छी ज़िंदगी दी, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट, over 75 million children are reported to be stunted and were spread across 55 फूड क्राइसिस कंट्री। मतलब उनकी ग्रोथ नहीं अच्छी होती है, ठीक है ना कहीं अगर मान लो उनको कोई बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ हो जाती है ना, और उनको क्या कहते हैं, उनका जितना ग्रोथ डेवलपमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, और वो बहुत जल्दी एक्सपायर भी हो जाते हैं। एज 2019 कॉन्फ्लिक्ट इनसिक्योरिटी वॉज द मेन ड्राइवर ऑफ फूड क्राइसिस 2020 एज वेल।
अफ्रीका हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। खाने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, ठीक है ना। उनको मतलब समझ गए ना, अगर प्रॉपर बॉडी को फूड ही नहीं मिलेगा तो बीमार भी कोई इंसान जल्दी पड़ जाएगा, बूढ़ा भी बहुत जल्दी लगने लगेगा, ठीक है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के बारे में बात कर लेते हैं, अगर बात हुई है तो बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके जी के स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। रिपोर्ट जनरल क्या कहते हैं, आपका करंट अफेयर तो सिर्फ इतना ही था, ठीक है। आइए तो नोट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस क्या है? द ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस वाज एन इनिशिएटिव दैट वाज लॉन्च बाय यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी चीज, द नेटवर्क एम टू The network aimed to deliver and formulating a nutrition and food security in food crisis. It worked toward achieving a zero hunger goal. ठीक है ना। जीरो हंगर गोल इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 2030। बिल्कुल आपको पता होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा है उनमें से एक जीरो हंगर गोल भी है जिसको 2030 तक खत्म करना है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा कि ना पानी वेस्ट करें, ठीक है ना खाना वेस्ट करें, जितना हो सके लोगों की मदद करें और जितना हो सके इस ज़िंदगी को भी वेस्ट ना करें। ऊपर वाले ने आपको मौका दिया है ऐसे लोगों की हेल्प करने का, ठीक है ना। तो अगर आपके घर के आसपास अगर कोई प्यासा है, आपके घर पे अगर कोई डिलीवरी देने आता है किसी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की, गर्मी में खाने से लेके किसी भी चीज़ की, तो उससे पूछो जरूर, भैया पानी पियेंगे क्या, भैया कुछ खाएंगे क्या। ये सारी चीज़, ये यही कुछ चीज़ें हैं ना जो इंसानियत है ना। और जो जी आपको ज़िंदगी मिली है उसका यूज़ करो, है ना। कितना अच्छा आपको पीने को पानी मिल रहा है, ठीक है। अब इनको देखो, तो अपने आप को इस ज़िंदगी को यूटिलाइज़ करो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल कोरोना फीस इम्पोज्ड ऑन लिकर बाय दिल्ली गवर्नमेंट। सोचो कि मतलब अब मैं जब न्यूज़ सुन रहा था, मेम्स सुन रहा था, मैंने सुना था कि जो इंडिया के शराबी हैं वो पहली बार देश के काम आए। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं। 4 मई की बात करें, द थर्ड फेज ऑफ लॉकडाउन बिगिन इन इंडिया। अंडर द थर्ड फेज द लिकर शॉप वर ओपन सेलेक्टेड रीजन विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। मतलब जगह जगह खोली गई और उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो उसमें देखना कि क्या रही स्पेशल कोरोना फीस। With the liquor shop opening after a long gap, there were a long queues at store। अब अभी आपको मैं दिखाऊंगा, आप बिलीव नहीं करेंगे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं शराब लेने के लिए। द दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट स्विफ्टली ऑन द सेम डे इवनिंग इम्पोजिंग। और दिल्ली गवर्नमेंट ने फायदा उठा लिया, कितना 70% लिकर प्राइस पे हाई कर दिया। अगर कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है तो 170 की मिलेगी, ठीक है ना। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ taken the step in spite to fact that liquor revenue is one of the major source of revenue of state government। और दिल्ली गवर्नमेंट को पता है कि भाई लिकर से जो मतलब इन सारी चीज़ों से जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट हो तो बहुत ज़्यादा होता है। तो 70% हाइक कर दी, कोई चीज़ अगर 100 की है तो वो 170 की मिलेगी, ठीक है ना। हाउ डज लिकर कंट्रीब्यूट टू स्टेट रेवेन्यू, कैसे देखते हैं। एक्सेप्ट जहाँ पर दारू बंद है, कहने की बात कर, जहाँ पर ये शराब, ये दारू और क्या क्या इसके नाम है, शराब, दारू, लिकर, अल्कोहल, जहाँ जहाँ बंद है वहाँ की तो बात नहीं करेंगे, गुजरात की, बिहार की नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिकर एक तरीके से बैन है। अब लिकर कंट्रीब्यूट सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सचेकर टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। बात कर लेते हैं। द स्टेट इन जनरल इम्पोज हैवी एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर। अब इन्होंने जितने भी स्टेट से ज़्यादातर ने हैवी एक्साइज ड्यूटी कर दिया था। मतलब कहने की बात क्या है, वही कि अगर कोई चीज़ 100 की है तो आपको 120, 130, 140, 150, 160 तक मिलेगी। फॉर इंस्टेंट द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इम्पोज, कितना उन्होंने शराब पे, और ये शराब दारू जो भी जिसको आप समझे उस पर कितना वैट लगा दिया था, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, 30 से 40% ऑन लिकर। उत्तर प्रदेश ने क्या किया, स्पेशल ड्यूटी ऑन लिकर एंड यूज द फंड टू कलेक्ट मेंटेन अ स्ट्रे कैटल। कहने की बात क्या है, इन सारी चीज़ों किसी हर गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा देखा और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी था, ठीक है ना। बट इसके पीछे घाटा क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस क्या हुआ कि दिल्ली में लिकर के चलते ही तकरीबन 400 केसेस बढ़े, है ना। हर जगह अगर देखें सब लोग शराब खरीदने गए, है ना, तो वहाँ इतने सारे केसेस लेके आ गए, ठीक है। आरबीआई ने क्या रिपोर्ट दी, कितना लिकर से रेवेन्यू जनरेट होता है, कितना हुआ। ये देखिए जो मैं आपको लाइन बता रहा था ये लाइन है लिकर्स की, मतलब लोग खरीदने गए और देखिए कितना ज़्यादा इन लोगों ने सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, ठीक है ना। तो किसी को मौत की परवाह नहीं है, सबको शराब मिलनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये तो मजाक की बात हो गई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड स्टेट फाइनेंस, the study of budget in 2019-2020, the excise duty on alcohol account 10 से 15% तक होती है। द स्टेट रेवेन्यू ऑफ मेजोरिटी ऑफ द स्टेट, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। अगर बात करें तो अगर स्टेट के रेवेन्यू में जो शराब है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ठीक है ना। दिस वॉज द मेन रीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट
वांटेड लिकर टू बी केप्ट आउट जीएसटी, और इसीलिए इन जो गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी से बाहर रखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू देता है। और अगर बात करें तो इस लॉकडाउन में भी गवर्नमेंट का खोलने का यही कारण रहा होगा कि कहीं ना कहीं से रेवेन्यू मिले, और जो ये आपका जो लिकर शॉप होती है उनका एक टाइम पीरियड होता है, तो जो अप्रैल में खत्म हो जाता है तो अब उनको दूसरा टाइम पीरियड लाना है, तो इसलिए शायद वो पुराना स्टॉक बेच रहे हो। ठीक है, अर्निंग की बात कर लेते हैं। द आरबीआई रिपोर्ट से 2019-2020 की ऑल द स्टेट टुगेदर हैड अर्न, सारे स्टेट ने मिलकर कितना, 1,75,501 करोड़। ओ माय गॉड, 1,75,501 करोड़ रुपए कमाया। दिस वॉज 16% हायर देन दैट। 2018 से 2019 के बीच अगर बात करें तो 2020 की 60% हायर रेट रहा। ठीक है, मतलब अर्निंग रही। स्टेट एक्साइज की बात कर लेते हैं। स्टेट एक्साइज इज लिवाइड ऑन लिकर, इट इंक्लूड अ कंट्री स्प्लिट, सारी चीज़ों पर जिसमें भी अल्कोहल है, देखना किस किस को एक्साइज ड्यूटी रहती है। काउंट्री स्पिरिट्स, फर्मेंटेड लिकर, लाइक फर्मेंटेड लिकर की बात कर लें, बियर और क्या कहते हैं वोडका और विस्की, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं। एंड फॉरेन लिकर जितना भी बाहरी इंपोर्टेड रहती है उनका भी। एंड माल्ट लिकर की बात कर लें, जो जितना माल्ट से बनता है वो, डीनेचर स्पिरिट एंड मेडिकेटेड वाइन, टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, जितने भी है। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे इतने सारे नेम क्यों पता है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड रहा है उसी से ना, मैं बायोटेक किया हूँ, तो उसमें मुझे पूरा पढ़ाया गया कैसे ये सारी चीज़ें बनती हैं, कैसे इनका प्रोडक्शन हाई करना होता है, क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं। ठीक है ना, और मास्टर्स भी मैंने फूड टेक्नोलॉजी से किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम की बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ गेम पोस्टपोन टू 2023। क्यों हुआ ऐसा? 2021 कॉमनवेल्थ गेम इज बीइंग पोस्टपोन टू 2023 एज इट फेज क्लैश ऑफ डेट। किसके साथ? टोक्यो ओलंपिक के साथ। द टोक्यो ओलंपिक दैट वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जुलाई 23 टू अगस्त 8 2020, इसके साथ पोस्टपोन कर रहा था। इसके लिए क्या किया कि जो कॉमनवेल्थ गेम है उन्होंने अपने आप को पोस्टपोन करा लिया 2023 तक। ठीक है, प्लीज नोटिस द डिसीजन वाज टेकन बाय द कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द 17th कॉमनवेल्थ गेम वर टू बी हेल्ड बिटवीन अगस्त 1 एंड अगस्त 7 2021 इन टोबैगो एंड त्रिनिदाद, इसीलिए इसका नाम क्या रखा, त्रिनबैगो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ गेम के बारे में बात कर ले तो कॉमनवेल्थ यूथ गेम इज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। ठीक है, द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड। ठीक है ना, द कॉमनवेल्थ गेम आर बीइंग कंडक्टेड सिंस 2000, ध्यान देना। इट वॉज देन कंडक्टेड इन 2004, 2008, 2011, 15, 17। द 2008 कॉमनवेल्थ गेम वर कंडक्टेड इन पुणे, इंडिया। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन की बात कर लेते क्या। द फेडरेशन वर फॉर्म्ड इन 1932। इट इज द फॉरमोस्ट अथॉरिटी दैट फ्रेम रूल फॉर द कॉमनवेल्थ गेम after the success of first British Empire game that was held in Canada in 1930. It was declared that games similar to the Olympics should be conducted every 4 years. समझ गए? अब फेडरेशन कॉमनवेल्थ गेम में किस तरीके से गेम होंगे, क्या होंगे, तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना। ठीक है, इसमें बताया गया कि देखिए फिर से बता देता हूँ। इट वॉज डिसाइडेड, क्या किया गया, दैट गेम सिमिलर टू द ओलंपिक जो होते हैं अब वो आपके हर 4 साल में इसमें कराए जाएंगे। ठीक है, शुड बी कंडक्टेड एवरी 4 ईयर। ठीक है, आइए व्हाट इज कोरोना कॉपी मशीन, व्हाट इज कोरोना वायरस कॉपी मशीन, क्या है ये कोरोना वायरस कॉपी मशीन, इसके बारे में भी जान लेते हैं। आफ्टर कोविड-19 वायरस इनवेड ह्यूमन सेल इट बिगन टू रेप्लिकेट। जब वो वायरस किसी ह्यूमन सेल के में अंदर जाता है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप में कॉपी इटसेल्फ, मतलब खुद भी कॉपी करता है अपने आप से, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है ना। और इसके साथ सबसे बड़ी कमी क्या है कि जब जब ये कॉपी करता है, जैसे मान लीजिए पहले ऐसा था फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, अपने आप को रूप चेंज करता रहता है, इसीलिए इसकी दवा नहीं बन पा रही। मान लीजिए हमने इसके लिए दवा बनाई, ठीक है ना, और जब तक ये दवा यहाँ तक पहुंची इसका रूप बदल गया, ऐसा हो गया, तो दवा वहीं भटकती रहती है, अरे यार कहाँ गया इस तरीके से ये इसकी मैकेनिज्म है। चलिए, इन ऑर्डर टू अचीव दिस द वायरस यूज इट्स एंजाइम कॉल्ड कॉपी मशीन। With the enzyme, the virus creates its copy after the copy. Copy यूज करते रहते हैं। The researcher recently invented the 3D structure to the copy machine enzyme. जितना जो copy machine enzyme उसको 3D स्ट्रक्चर बनाया है, जिससे क्या बेनिफिट होता है। This invention has made it possible to decipher the working of drug. कहने की बात क्या है कि अब इस 3D स्ट्रक्चर से क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर मॉडल से क्या होगा कि जो रेमडेसिविर दवा है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि कोरोना वायरस जो अब उसकी कॉपिंग में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उसकी कॉपी रुक रही है क्या नहीं, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वर्किंग की बात कर लेते हैं। द कोविड-19 एज सून एज एंटर इन ह्यूमन सेल बाइंड्स, देख रहे हैं आप यहाँ पर
binds to the human cell enzyme. The binding is done by the spike like protein. जो spike like कांटे जैसी प्रोटीन देख रहे हैं इनके द्वारा बाइंडिंग की जाती है, is called the corona. ठीक है, on the virus called the corona. ठीक है. What does 3D model say? 3D model क्या बोलता है? The 3D structure invented by the researcher found that the COVID-19 virus similar to death a SARS virus. जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो वायरस था उसकी तरीके से ही बिल्कुल सेम वायरस है। 3D मॉडल इसका पता लगाया कि किस तरीके से दिखता क्या नहीं, तो उससे पता चला कि जो सार्स वायरस था उसके सार्स वायरस है उसके तरीके से ही एक तरीके से ये सेम है। ठीक है, आइए आगे बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंसी की। द रिसर्च विल हेल्प टू bringing the efficiency of the drug remdesivir one of the drug that help in blocking polymerase. अब क्या करता है, उसकी पॉलीमरेज को ब्लॉक करने में मदद करता है, मतलब उसकी हालत खराब करता है, मदद नहीं करता है कि मतलब जब वो अपने आप को पॉलीमर अपना नए नए रूप बना रहा होता है तो उसको ब्लॉक कर देता है, तो जल्दी जल्दी नए नए रूप नहीं बना पाता, तो क्या पुराने रूप पर ये जो दवाएं हैं वो असर कर देती हैं। ठीक है, ड्रग इज अंडर ट्रायल ऑफ WHO। अब WHO के ट्रायल के बारे में बता दूं, WHO हैज बीन working on a 4 major trial. They are remdesivir, hydrochloroquine, and lopinavir and ritonavir. And the combination of lopinavir and ritonavir along with the inferno beta, मतलब कहीं ना कहीं अगर ये बात करी जाए कॉम्बिनेशन को भी ट्राई किया जा रहा है क्योंकि इस टाइम नई दवा बनाना आसान नहीं है। ठीक है ना। इन गुजरात इन इंडिया द गुजरात हॉस्पिटल आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ट्रायल। बहुत अच्छी बात है ये। अब EPFO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिसने 764 करोड़ रुपए रिलीज किया है पेंशनर्स के लिए। क्या है ये? 5 मई 2020 द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज released 764 crores to the pensioner. Please note it, around 135 field office and of the scheme process the payment, मतलब तकरीबन 135 फील्ड ऑफिस जो ऐसे हैं जिनमें पेमेंट भेज दिया गया। दिस हैज बीन डन इन एडवांस अवॉइड टू इनकन्वीनियंस टू द। कहने की बात क्या है कि जो मतलब समझ गए ना, दिस इज डन इन एडवांस, मतलब समझ गए पहले जो भेजने जाने वाला है अगले महीने उसको पहले ही भेज दिया गया है, जिससे क्या हो कि जो पेंशनर है उनको दिक्कत ना हो लॉकडाउन के दौरान। The bank branches all over the country have been directed to make sure the pension is credit on the time। और कहने की बात क्या, जब उनको रुपए भेज दिया गया, बैंक ही भेजते हैं, तो उनको भेजा कि ये बोला गया ये नहीं कि आप लोग इस पैसे को रख लें और अपना ब्याज बढ़ाएं। ठीक है, इस पैसे को तुरंत जो पेंशनर हैं उनके अकाउंट में भेज देना है। EPFO के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ से जीके स्टार्ट होगा। द EPFO इज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर द EPF एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। नोट कर लो, the EPFO scheme is implemented by the Ministry of Labor and Employment। ठीक है, EPFO scheme 1952 क्या है ये? It was first EPFO scheme launched by the government of India. It paid the labor accumulated amount and interest upon the death and retirement। ठीक है, it allow partial withdrawal for marriage, education, house construction and illness। कहने की बात क्या है कि उनकी जो सैलरी है उसकी सैलरी में से कुछ पैसा निकाल कर वो EPF में डाल देते थे। ठीक है ना, तो इससे क्या रहता था कि जब वो रिटायर होते थे तो उनको मिल जाता था, अगर वो चाहें अगर बीच में अगर कोई बच्चे की शादी एजुकेशन है तो उसके लिए भी वो निकाल सकते कुछ पैसा। EPF स्कीम 1995 में नई चीज़ हुई, बहुत बढ़िया चीज़ हुई। क्या हुई क्या नहीं देखते हैं। द स्कीम बेनिफिटेड डिसेबल सर्वाइवर दैट फेस एक्सीडेंट ड्यूरिंग ड्यूटी के दौरान जिसको भी दिक्कत हुई उसको ये फंड मिलेगा। ठीक है ना, अब चाहे वो विडोवर हो या कोई चिल्ड्रन उसके बच्चे हो, इन सारी चीज़ों के देखते हैं। ठीक है, 2014 यूनिवर्सल अकाउंट नंबर लॉन्च फॉर एम्प्लॉय दैट बेनिफिटेड थ्रू EPF। एक तरीके से यूनिवर्सल एम्प्लॉय नंबर मिला सबको कि इसमें ये आपका एम्प्लॉय नंबर है, इसमें आपके पैसे वगैरह आएंगे, और वो नंबर जो रहता है पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज रहता है कि हाँ भाई साहब जिनको हम ये स्कीम के तहत रुपए दे रहे हैं ये वही हैं या कोई और है। अब सबसे बड़ी चीज़ सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019, ये क्या है? बहुत ही अच्छा है ये। द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन 2019 टू रिड्यूस एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इस पैसे को जो गवर्नमेंट के हिसाब से चलता था अब इसको हम भी कंट्रोल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसा है। द PF हैज टू कंपोनेंट नेमली एम्प्लॉय पार्ट एंड एम्प्लॉयज पार्ट। एक एम्प्लॉय पार्ट है, एक एम्प्लॉयज पार्ट है। एम्प्लॉय पार्ट में बात कर लेते हैं, करेंटली कितना है 12% बेसिक सैलरी से कट के आपका EPF में जाएगा। एंड अगर बात कर ले द बिल इंटेंड टू प्रोवाइड एन ऑप्शन टू द एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉय वाला ऑप्शन क्या है कि आप चाहें तो इस 12% में से एम्प्लॉय टू रिड्यूस देयर कंट्रीब्यूशन। अब अगर आप चाहें तो इस 12% का जो आपका कट रहा है EPF में जा रहा है तो आप चाहें तो इसको 8% भी करा सकते हैं, बचा खुचा पैसा पूरा आपको मिलेगा, बाकी 8% ही आपका EPF में जाएगा। तो इस तरीके के नए रूल रेगुलेशन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आर्कटिका एम सैटेलाइट टू बी लॉन्च बाई रशिया। नाम से समझ में आ रहा होगा, रशिया इज to be first Arctica am satellite by December 2020 from a
बैक इन योर स्पेस। क्यों ये दिसंबर 2020 तक ये लॉन्च करेगा, ठीक है ना? क्या होगा इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के क्या क्या बेनिफिट होंगे? द सैटेलाइट इज टू बी यूज टू मॉनिटर आर्कटिक क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। Please note, Russia is to launch a series of Arctica satellite. The second Arctica satellite is still under the development and is launched in 2023। अभी तो 2020 दिसंबर में लॉन्च की जाएगी, ठीक है ना। और अगर बात करी जाए कि अब जो दूसरी सैटेलाइट मतलब एक तरीके पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे, तो दूसरी इसके बाद लॉन्च करेंगे 2023 में। द डेटा इज टू बी कलेक्टेड बाय दीज सैटेलाइट हेल्प इन गैदरिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा from the polar region of the earth. The data collected by these satellite will help to improve weather forecast and enable scientists to study climate change। अब इससे क्या होगा कि वेदर फोरकास्ट को भी हेल्प मिलेगी, और जो 2020 दिसंबर 2020 में सैटेलाइट भेजी जाएगी उसके बाद इसका सेकंड पार्ट कब 2023 में। तो इस सैटेलाइट्स का क्या हेल्प करेगी, जो भी पोलर रीजन है, ठीक है ना, जो भी आर्कटिक रीजन है उसमें क्या होगा, जो क्या क्लाइमेट कंडीशन है, किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, साइंटिस्ट किस हिसाब से उस पर स्टडी करें, उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। आइए सिग्निफिकेंस की बात कर लें। ओह माय गॉड, ये पिक्स देखो आप, कितनी भयंकर ग्लोबल वार्मिंग वजह से बेचारा कितना टॉपिक पे आते हैं। The satellite help in studying climate change in the polar region, also help in detecting resource in the polar region, ठीक है। Arctic region resource have been at a center of controversy and pose a potential threat to a conflict between a nation, ठीक है ना। Without the ice, the ocean is being absorb more radiation, ठीक है। सिग्निफिकेंस इसका ये है कि क्या वहाँ पर क्या रीज़न है, हाँ वहाँ पर क्या ऐसा कोई रिसोर्स प्रेजेंट है जिसको इंसान यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे क्या क्लाइमेट चेंज है जिसका इंसानों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका डिस्कशन और जिसके बेनिफिट इस सैटेलाइट से होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एक ज़रूरी बात देखनी, विदाउट द आइस, अब जब आइस नहीं होती द ओशियन विल एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, ठीक है ना। अब रेडिएशन की बात, अगर जब आइस नहीं होती तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। वाई क्लाइमेट चेंज स्टडी इन पोलर इंपॉर्टेंट, क्यों पोलर रीजन में क्लाइमेट चेंज की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। आइए सबसे पहले इस पिक को देखें, है ना, और अपने ऊपर थोड़ा सा शर्मसार फील करें। देखिए कितना प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए मैं भी क्या करता प्लास्टिक यूज़ करता हूँ, बट क्या करो उसे वन टाइम यूज़ मत करो। पॉली बैग है, एक बार अगर घर में आ जाए तो उसी को ही दोबारा सब्जी लेने जाओ। कोई बोतल आ जाए तो उसको जैसे कि किसी चीज़ को भरने में उसे काम मतलब उसका दोबारा यूज़ करो। अब अगर बात करें क्यों पोलर इंपॉर्टेंट स्टडी के लिए, द पोलर आइस इज डिप्लीटिंग एट ए फास्टर रेट। द डिप्लीटिंग आइस रिलीज मीथेन, ये नई चीज आपको पता है, कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज एज अ होल। द आइस इन द पोलर रीजन इज रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन जितना भी आता है उसको रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है। इट विल कॉज हीटिंग अप द वाटर लीडिंग टू ओशियन एसिडिफिकेशन। अब अगर बर्फ नहीं रहेगी तो क्या होगा कि ओशियन का पानी बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और कहीं ना कहीं एसिडिफिकेशन होने लगेगा, वाटर में बहुत ज़्यादा एसिडिफिकेशन होने लगेगा। और बर्फ नहीं रहेगी तो क्या करेगा, रेडिएशन भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ऑल्सो ओशन विल बिगिन टू एब्जॉर्ब मोर हीट इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पोलर में क्या चल रहा है, किस हिसाब से हमें अपने बदलाव लाने चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया। एवरी ईयर ऑन 5 मई वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। इट्स एम टू इंक्रीज द अवेयरनेस, लोगों को अस्थमा के लिए अवेयर करना कि हमें बीमारों से नहीं बीमारी से लड़ना है, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, बीमारों से लड़ने लगते हैं। जो बीमार है उसे मतलब उसके साथ बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग करने लगते हैं, अरे इसे तो अस्थमा है, अरे इसे तो ये बीमारी, तो इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। द डे इज ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ द मे एवरी ईयर। याद रखो वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व अंडर द थीम, क्या थीम थी, इनफ अस्थमा डेथ, बहुत हो गए अस्थमा की डेथ, अब हमें इसको सुधारना है। नीड क्या थी इसकी, according to WHO around 235 million people are suffering from asthma all over the world, बहुत ज़्यादा बड़ी रेट है। It is one of the non communicable disease, ये ज़रूरी चीज़ है। अस्थमा is one of the most common disease in children। क्यों है चिल्ड्रंस में बताऊंगा, बहुत सेंसिटिव होते हैं इसलिए, अभी आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा क्या है, द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा इज लॉन्च इन 1993 अंडर द collaboration of World Health Organization, National Institute of Health and National Heart, Lung, Blood Institute सारे मिलकर it provide a medical guidance under which public health official and health worker spread all over the world। अस्थमा in India, बात कर लेते हैं थोड़ा इंडिया की। In India around 6% around 6% of children and 2% of adult affected due to asthma। In India asthma is under treated and under diagnosed, ठीक है।
हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड अस्थमा डे was celebrated in 1998 in more than 35 countries. The first World Asthma Day was celebrated in conjunction with a World Asthma meeting in Spain and Barcelona. तो अब रेडी हो जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि अस्थमा क्या है, कैसे होता है, क्या कारण होता है, ठीक है, क्यों बच्चों में ज़्यादा होता है। तो अब आप इसका क्या, थोड़ा सा इसकी वर्किंग समझ लो, किस हिसाब से इसकी वर्किंग। जैसे कि ये आपका एयर पाइप है, ठीक है ना, यहाँ से हवा जा रही है, आ रही है, और देख रहे हैं ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, और यहाँ पर एक म्यूकस की लेयर होती है जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे ट्रैप कर जाए, ये इनके लिए होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी जो सेंसिटिव लेयर होती है बच्चों की, तो क्या करती है, इस म्यूकस को और अंदर की लेयर को डिसइंटीग्रेट करने, मतलब पिघलाने से लगती है। तो क्या होता है कि ये अब एयर अंदर बाहर जा रही, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है लेयर, इसकी क्या कर डिसइंटीग्रेट हो रही है। आप ये देख रहे हैं डिसइंटीग्रेट हो रही, तो क्या करती है, जो म्यूकस लेयर है वो इसके ऊपर कवर अप कर देता है। तो ये जो म्यूकस की पतली लेयर है, ये क्या होती है, आने वाले टाइम में क्या होने लगती, थोड़ी सी थिक होने लगती, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। अब जहाँ हवा इधर से इधर आसपास हो रही थी इतने बड़े रीजन में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सामने आती सांस लेने में। क्यों? क्योंकि म्यूकस की लेयर अंदर आ जाती है ज़्यादा, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये थिकनेस आप देख रहे हैं, ये थिकनेस बढ़ जाती, और साथ ही साथ आप ये देख रहे हैं ना मसल्स, ये मसल्स भी देख रहे हैं ना स्वेल अप करने लगते हैं, और ये जो मसल देख रहे हैं ना, ये टाइट हो जाते हैं, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, है ना। और जिसको भी अस्थमा हो जाता है, तो तीन कारण है, म्यूकस हो जाए, या तो ये लेयर बढ़ जाए, या तो क्या होता है कि ये जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाए, तो इसलिए सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए उनको अस्थमा हो जाता है, ठीक है। थैंक यू so much for watching this video. I hope you like it, and don't forget to smile after the video, and don't forget to like, comment and share. Thank you so much.